ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। प्रोग्राम रोशन राहें में मेरे अजीज़ों हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश हैं, शादमान हैं और खुदावंद में मसरूर हैं। कलाम मुक़द्दस में बहुत ही खूबसूरत आयत है और उसमें यूं मरकूम है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। और वाकया ही इंसान की रोशनी जो है, जब हम बरकत पाते हैं, जब हम सरफराजी पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो रोशन हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि खुदा जो है उसके नाम को जलाल मिले और खुदावंद आपको मज़ीद बरकत दे। उस रोशनी को अजीज़ों अपने तक छुपा के ना रखें, अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि उस रोशनी को दूसरों में बांटें ताकि बहुत सारे लोग जो अंधेरे में हैं उन तक वो रोशनी फैले और वो लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियां भी आपके वसीला से रोशन हो। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से हम सभी जो हैं वो बरकत पाने वाले हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी हमारे सेट पे 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उनके लिए। और उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और खुदावंद ने उनको सरफराज किया हुआ है। और आज जो हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं वो हैं अदनान माइकल, जो कि STO फेस्को हैं और वो वाहिद क्रिश्चियन हैं जो कि फेस्को में STO हैं और अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं वो हैं फ़ियाज़ इकबाल जो कि टेलर हैं। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन दोनों गेस्ट के लिए और उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू के वसीला से हम सभी बरकत पाएंगे। सर, वेलकम टू द शो एंड गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उसने मुझे ये हिम्मत दी, ताकत दी, इस काबिल बनाया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। उसके बाद पास्टर खालिद नाज, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ साथ हम भी PMI चैनल्स और खालिद साहब के शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया ताकि न्यू जनरेशन को कोई अच्छा मैसेज दे सके। सर, आप STO हैं फेस्को में और एक बहुत बड़ी खिदमत है और बहुत बड़ी सरफराजी मैं समझती हूँ कि आप वाहिद क्रिश्चियन हैं जो फेस्को में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे एज अ STO। तो ये STO का सफ़र जो है ये कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 2008 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट की। 8 से 12 मेरा सेशन है। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने ग्रेजुएशन की जी। उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया। जी। तो 15-16 में जो सेशन नया स्टार्ट हुआ STO का, तो 15-16 में मैंने जो है वो एज ए STO वर्क स्टार्ट किया फेस्को में। तो उस वक़्त से लेकर अब तक जो है वो मैं एज ए STO वर्क कर रहा हूँ। इस टाइम मेरी करंट पोस्टिंग जो है वो खानुआना में है। तो ये ज्वाइन मैंने इसलिए की क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ही सीट है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं ये सारी सरफराजी के लिए। और मैं इस वक्त जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर आपने स्टडी की है और वो स्टडी में कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो कि मतलब आपने पढ़े हैं और फिर आप आगे बढ़े? मैडम, बेसिकली जो मेरी स्टडी है वो सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल, मैंने पहले भी बताया कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, BSc इलेक्ट्रिकल। तो ये इस सीट के लिए सूटेबल थी। और इसमें जनरेशन, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इस टाइम में जो मेरी सर्विसेज है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। डिस्ट्रीब्यूशन में जितनी भी सर्विसेज घरों को हम अप्लाई करते हैं, आपकी सप्लाई को देखते हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमने स्टडी में पढ़ी हुई है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी है ये हमने सारी स्टडी की हुई है BSc इलेक्ट्रिकल में। तो इलेक्ट्रिकल का ही जो है वो शोबा क्यों इख्तियार किया और क्यों स्टडी आपने इसके लिए? क्या कोई बेसिक आपका इंटरेस्ट था इसमें या कोई फैमिली में था इलेक्ट्रिशियन जिसको आप देख के इंस्पायर हुए? जी डेफिनेटली मैडम, ये जिस टाइम
मैंने ये स्टार्ट की, उस टाइम हम लोग स्टीम पावर में रह रहे थे। तो स्टीम पावर जो है वो बेसिकली है ही इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिक का वापडा का एरिया। है। तो वहाँ से ही एक चीज़ थी कि हम लोग जो हैं इसी शोबे को फॉलो करेंगे। तो बेसिकली मेरे नाना जी हैं, वो भी सेंटर वर्कशॉप में एज अ स्टोर इंचार्ज काम कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने इसी शोबा को जो है इसमें जाना पसंद किया। मतलब पेरेंट्स की तरफ से कोई बिल्कुल इशू नहीं था, नहीं, या कोई इशू नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। नो प्रेशर। और जब हम तवक्कल करके, भरोसा करके, उसका नाम लेके आगे बढ़ते हैं, जो काम हम उसके नाम से शुरू करते हैं, यकीनन उसमें खुदावंद हमें सरफराजी देता है और फिर हमारी राहें जो हैं वो रोशन हो जाती हैं। सर, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप टेलर हैं और ये खिदमत कब से आप कर रहे हैं? ये मैंने जब छोटा सा था तो मैट्रिक किया तो मेरे चाचू ये काम करते थे। तो फिर मुझे ये काम पसंद शौक था पैदा हुआ। जी। फिर मैंने उनसे सीखा। उनसे सीखने के बाद मैं फिर कराची चला गया। कराची फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग की। यहाँ पे चाचू सिर्फ शलवार कमीज़ का करते थे, वहाँ पे फिर मैंने पैंट कोट, शेरवानी, वेस्ट कोट का सीखा। तो सर, आप ट्रेनिंग में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपने सीखी हैं? इसमें सबसे बड़ी बात उस्ताद का एहतराम। जब तक आप अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे ना तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी से खुदा को नहीं निकाल सकते ना, जी जी, इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में उस्ताद को भी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह फिर मैंने उस्ताद की हमेशा खिदमत की। आज वो दुनिया में नहीं है, हम फिर भी उसे सलाम करते हैं वाओ, कि उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। और ये सर बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। आजकल की मैं समझती हूँ कि जनरेशन में ये बात कहीं भी नहीं हाँ है। जी। हम जिससे सीखते, जो हमारा उस्ताद है, हम उनको भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। फॉर फॉर्मेलिटी हम उनको याद करते हैं, लेकिन ये वाकई ही जो हमारे बड़े हैं वो हमेशा से ही अपने उस्ताद का एहतराम करते रहे, जी। इज्जत करते रहे, उनको याद अभी तक वो रखते हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी हैं। यकीनन जो भी बरकत मिलती है वो उस्ताद ही की बदौलत उस्ताद मिलती है की। हमें। वो कहते हैं कि जो अच्छा उस्ताद है वो अच्छा शागिर्द पैदा करता है। तो ये बड़ी बात है जो आपने की है, और यकीनन हमें हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए। जी। तो सर, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो टेलर्स होते हैं? वैसे तो जो कपड़ों की सजावट होती है, बनावट होती है, चाहे जितना मर्जी आप महंगा कपड़ा ख़रीद लें, लेकिन जब उसकी स्टिचिंग खूबसूरत नहीं होगी तो वो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। तो क्या कोई म्यारी चीज़ें होती हैं उसमें? इसमें सबसे, क्योंकि लिबास ही इंसान की ज़िंदगी में निखार पैदा करता है। बिल्कुल। हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती। पहले जो मशीन थी छोटी, हाथ से सिलाई करते थे, अब इसमें जिद्दत आई जदीद है, दौर आ गया। जिद्दत दौर आई, अब डिजिटल मशीन आई है। उसकी स्टिच में, इसकी स्टिच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। क्योंकि पुरानी मशीन की सिलाई लगेंगे उसमें चुन्नट पड़ जाएगी, और जब बड़ी मशीन की स्टिच होगी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे साथ कपड़ा रखा हुआ है। तो इसी से ही हर चीज़ में निखार पैदा होता जा रहा है। बिल्कुल। तो अब जो नई जनरेशन है उसमें ये है कि वो जब शलवार कमीज सीख लेते हैं ना तो घर की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि वो आगे जा नहीं पाते। वो बस सलवार कमीज के लिए रह जाते हैं। इस टाइम अब कोट का टैलेंट नहीं है, ख़त्म हो गया। जो कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ाई भी करें, न्यू जनरेशन को पढ़ाई करनी चाहिए और करें। करने के बाद हुनरमंद ज़रूर बने, हुनरमंद बने, और फिर बहुत सारे आगे मौके मिलते हैं हाँ हमें जी। आगे बढ़ने के लिए। आप बुटीक में अपना वो जो है वो काम शुरू कर सकते हैं। घर में आप अगर खुद अच्छे टेलर मास्टर हैं तो आप दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम का ये रिसोर्स है, मैं समझती हूँ। अभी मैंने घर बनाया ना तो मैंने खालिद साहब को ही बुलाया दुआ के लिए। तो जब उन्होंने मेरा घर ऊपर से नीचे तक देखा तो उधर उन्होंने कहा कि दर्जियों में अगर मैंने देखा है ना तो कह रहे मैंने इन्हीं की गाड़ी में बैठ के आया हूँ इनके घर, मेरा बेटा उन्हें लेकर आया। तो कह रहे कि हर टेलर्स को खुदा गाड़ी दे। कह रहे मैं आज बहुत खुश हूँ कि एक आदमी पैदल चलने वाला यहाँ तक आता है, तो ये उसकी सरफराजी है। बिल्कुल। और सर, मैं ये समझती हूँ कि आपका काम चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, चाहे छोटी खिदमत है बड़ी, अगर छोटी आपके पास खिदमत है ना तो उसमें भी अगर आप वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ बिल्कुल खुदावंद में चलेंगे, जैसे कि अदनान साहब बता रहे थे कि हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है और खुदावंद का नाम लेके आगे बढ़ना है। तो चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, हमें उसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। ये नहीं समझना कि मैं लो तबके से हूँ और मेरा ये छोटा काम है। तो जो खिदमत आपको खुदावन ने सौंपी है उसमें आप ईमानदारी के साथ और शुक्रगुजारी के साथ खुदावन में चलेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। जिस तरह आपने देखा कि आए हमारे बाब में एक वर्ड्स आते हैं
क्या है खुदा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। इसका मतलब कि खुदा की मर्जी ज़मीन पर पूरी नहीं हो रही और हमें खुदा की मर्जी पूरी करनी है जब तक इस दुनिया में हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस प्रोसेस से निकलेंगे तो फिर आगे का रास्ता देख आगे सकते हैं, वरना नहीं बढ़ बिल्कुल। सकते हम लोग। और जो प्लान खुदा हमारी जिंदगी के लिए बनाता है और जो क्रिएट करता है, हम समझते हैं कि वो बिल्कुल वो रद्दी बराबर है, उसको हम नहीं पहचानते, बल्कि हम चाहते ये हैं कि हमारा जो अपने दिल की मुराद है, जो अपने दिल की ख्वाहिश है, हम उसको आगे लेके बढ़े और खुदा उसमें सरफराजी, तो उसमें खुदा सरफराजी नहीं हमें देता। जी, जहाँ पे खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, जो हुनर आपको देना चाहता है, जो टैलेंट आपके अंदर उसने आपके माँ के बदन से क्रिएट कर दी है ना, खुदा आपको उसी में बढ़ाएगा, उसी में बढ़ाते हैं। और बिल्कुल सही बात। हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए। और फिर हम जब तक अपने अंदर खुदावंद की मर्जी को नाज़रीन नहीं ढूंढेंगे, मर्जी को तलाश नहीं करेंगे और उसकी मर्जी पर नहीं चलेंगे, तब तक हम बरकत और सरफराजी नहीं पा सकते। अभी वक्त हुआ चलता है छोटी सी ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राही और मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे हुनर की, कि हमारे पास कोई भी खिदमत है, कोई भी टैलेंट है आपके पास, अगर आप उसके साथ वफादारी के साथ चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे और उसमें हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदावंद आपको ज़रूर सरफराजी और सरबुलंदी अता करेगा। सर, आपसे पूछना चाहूँगी आपकी फैमिली के हवाले से कि आपका जो एसटीओ का सफ़र है वो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप पहुँचे, पेरेंट्स की कहाँ तक आपको सपोर्ट थी, और फैमिली में कितने आप बहन भाई हैं, और किस तरह से आप, जैसे आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए बहुत मोटिवेशनल आपकी टेस्टिमनी होगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम 7 बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू दोनों हयात हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए। जी। तो 2 सिस्टर्स हैं मेरी, 5 भाई हैं हम लोग। तो बड़ी सिस्टर जो है वो तो जस्ट मैट्रिक पढ़ी हुई हैं, शादीशुदा अपने घर में है। उससे छोटी जो है वो चार्ज नर्स है, तो वो भी खुदा का शुक्र है एज सुन एज पॉसिबल जो है वो 17 में चले जाएंगी। उसके बाद हम 5 भाई हैं। सबसे बड़े भाई जो हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियर है, जी जी। NTU के ग्रेजुएट हैं। इस टाइम जो है वो मास्टर टेक्सटाइल में एज अ DGM वर्क कर रहे हैं। वाओ, praise अच्छी पोस्ट पे हैं, की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उससे छोटे भाई वो ग्रेजुएशन की हुई है, BCom की हुई है, लेकिन वो अपना उनका बिजनेस है, गाड़ियाँ सेल करते हैं, परचेज करते हैं। उससे छोटा मैं हूँ। मैं तो आपको पता ही है कि मैं वापडा में एज ए STO वर्क कर रहा हूँ, फेस्को में हूँ। मुझसे छोटा है वो भी वापडा में STO है, वो इस टाइम मंगला डैम पे होता है। ये जो वापडा है ये 3 पोर्शन है इसके। एक जनरेशन साइड होती है, एक ट्रांसमिशन साइड होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन है। जो छोटा है वो जनरेशन यानी स्टार्ट में ही है। हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। मैं इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में वर्क कर रहा हूँ। तो सबसे छोटा जो है वो इस टाइम यूरोप में है, पुर्तगाल में होता है। तो ये 5 भाई हैं हम। अच्छा, हमारा जो ये हम लोग किस तरह हम यहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह ये हमने सफ़र किया है सारी। आप देखें, कोई भी देख लें, उठा के देख लें, जितने भी लोग हैं हर कोई वो जो है वो माँ के पेट से जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसके लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब मेरी फैमिली भी कोई इतनी जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं थे। हम लोग अम्मी अब्बू जो है, अब्बू का बताता हूँ, अब्बू एक मिल में एम्प्लॉई थे जी। जिस वक्त मैं STO बना हूँ, अब्बू की सिर्फ 13,000 सैलरी थी। ठीक है, तो ये किस तरह हम लोगों ने इतना कुछ अचीव कर लिया। ये सबसे पहले तो पेरेंट्स ने हमें यानी इनकरेज किया कि बेटा हमारे पास और कुछ नहीं है, ना प्रॉपर्टी है, ना हम आपको पैसा दे सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो सिर्फ तालीम है। तो मज़े की बात ये है कि तालीम आपको पता मैट्रिक तक तो वैसे ही फ्री है पाकिस्तान में, 10 रुपये फ़ीस है उसकी। हम लोग वैसे ही भाग के जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में इतनी फ़ीसें देते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे जी। तो मैट्रिक तक तो हम वहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद मैं म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज चले गया हूँ। तो म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज वो भी गवर्नमेंट का, वहाँ पे तकरीबन कुछ 1600 रुपये पर एनम मेरी फ़ीस थी, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में गया हूँ, वहाँ पे अच्छी खासी फ़ीस थी, लेकिन खुदा ने जो है वो अरेंज किया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अब्बू की सैलरी तो 13,000 है, ये कैसे हो गए। तो उसके लिए जो मैं आपको ये बात बताने लगा हूँ ये बहुत ही मोटिवेशनल है। उसमें यह है कि अब हम 7 बहन भाई हैं। बड़ी सिस्टर ने मैट्रिक किया, उन्होंने कुछ पार्लर का काम स्टार्ट किया।
पॉलर से थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हुई, घर पे लगाई, बहन भाइयों पे लगाई। उसके बाद सिस्टर जो है सेकंड नंबर वाली नर्सिंग में चले गई, स्टाइपेंड कुछ मिला, घर पे लगाया। उसके बाद बड़े भाई हैं हारून माइकल, उन्होंने जैसे ही मैट्रिक किया, मैट्रिक के साथ ही उन्होंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। जितनी अर्निंग हुई घर पे लगाई। उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद रिजवान भाई हैं, उन्होंने जैसे ही अपना मैट्रिक की, साथ पढ़ते भी रहे हैं, जो भी अर्निंग होती रही वो सारी घर पे लगाते रहे। और सेम मेरी पोजीशन है, मैं भी ड्यूरिंग स्टडी ट्यूशंस पढ़ाता रहा हूँ। ट्यूशन पढ़ा के अपनी भी फीस पे की, घर को भी हमने सपोर्ट किया। सिर्फ जो 2 छोटे भाई हैं उनको हमने टोटली बिल्कुल जो है ना वो वैसे छोड़ दिया कि आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टडी करनी है। बाकी हम 5 बहन भाइयों ने पूरी एफर्ट की है, पूरी मेहनत की है घर को चलाने के लिए और अपनी फैमिली को स्टैंड करने के लिए। वाओ, प्रेज़ गॉड। तो और ये मैं समझती हूँ कि सर आज के दौर में अगर आज हम देख लें तो हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जो दूसरों की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा यही समझते हैं कि मेरा भाई या मेरी बहन मुझसे क्यों आगे बढ़ गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है मैडम। तो ये चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर आप हसद आपके अंदर आ जाता है वहाँ पे खुदावंद की बरकतें आपके लिए रुक जाती हैं। अच्छा, मैं आपको जो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस टाइम सारे बहन भाई, सिर्फ छोटा भाई वो अनमैरिड है, बाकी सारे शादीशुदा हैं, सारे अपने अपने घरों में हैं, ठीक है। लेकिन 2 भाई मेरे जो हैं वो लाहौर में हैं, सेपरेट घरों में रह रहे हैं। एक भाई मंगले होता है, मैं इधर रह रहा हूँ, मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। तो अभी भी हमारी मुट्ठी सेम है। तो कलाम कहते हैं कि भाई बाहम मिल कर रहें। तो ये खुदावंद की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। जितना भी आप इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा कर ले वो कम है कि खुदावंद ने आपको मुतफिक रखा हुआ, आप मुतहर्रिक हैं। और ये मैं समझती हूँ कि ये खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, आप अपनी मेरी फैमिली के लिए। डेफिनेटली मैडम। तो अब जो बड़े भाई हैं मेरे हारून माइकल जो हैं, वो अभी मैंने बताया कि वो एज अ डीजीएम वर्क कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो पीछे आपको पता है कि मुल्क के कुछ हालात डिस्टर्ब थे, तो वो 2-3 माह के लिए, 4 माह के लिए मिलने वगैरह जो थी वो सारी बंद हो गई। बड़ी अच्छी की पोस्ट पे थे, तो वो बेचारे घर आके परेशान हो गए। तो सारे बहन भाइयों ने मिल के उनको परेशान नहीं होने दिया। उनका इस टाइम मंथली जो खर्चा है, घर का खर्चा है, वो अराउंड अबाउट 2 to 3 लाख है। तो लेकिन उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना दिया। हाँ। जब मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिजवान भाई आगे आ जाते हैं, अरुण भाई आगे आ जाते हैं। तो इस तरह हम अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होने देते। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारे जितने भी बहन भाई हैं हम सारे कंधे से कंधा मिला के चलें। अगर हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो फिर हम कुछ हैं। अगर एक भाई मेरा मजदूरी कर रहा हो और मैं ऊपर ऑफिसर बन के बैठ जाऊं, ठीक है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। सही बात है। तो ब्लेसिंग तभी होगी जब आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे, तो खुदा हमें बरकत देगा। तो सर मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आप वाहिद क्रिश्चियन हैं जो फेस्को में एसटीयू हैं, इतनी बड़ी पोस्ट खुदावन ने आपको दी है। तो जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्या आप सोचते हैं उनके लिए, कहाँ पे आप उनको देखना चाहते हैं और कौन कौन सी खिदमत आप उनमें कर चुके हैं? अच्छा मैडम, ये आपने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं। सबसे पहले कि मैं उनके लिए यानी क्या सोचता हूँ। अब हर साल जो है ना वो सीट्स आती हैं, हर साल बाद 2 साल बाद जब भी जैसे सीट क्रिएट होती हैं, जी जी, तो उसमें माइनॉरिटी की सीट मस्ट है। जी बिल्कुल। माइनॉरिटी 5% कोटा है और मैं भी आई थिंक सो उसी कोटे में ही आया हूँ। और ये हम शुक्र करते हैं भट्टी साहब का कि जिन्होंने हमारे लिए एफर्ट की है। आज तो वो दुनिया में नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं है। हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदा उनको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे, लेकिन बहुत बड़ी एफर्ट है, हम उनका शुक्र अदा करते हैं। तो मैं अपने क्रिश्चियन से ये कहता हूँ कि जब भी सीट्स आती हैं लाजमी अप्लाई करें। जो भी सीट्स आती हैं उसके लिए अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे हमें उस कोटे के थ्रू सीट लाजमी मिल जाएगी। अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त मैंने अप्लाई किया उस वक्त अराउंड अबाउट 32 सीट्स थी माइनॉरिटी की। 2 एसटीओस की थी, कुछ एलएसएस की थी, कुछ छोटी सीटें थी। अब एसटीओ की 2 माइनॉरिटी की सीट हैं, 1 सीट तो मुझे मिल गई और दूसरी एक हिंदू लड़का है वो आ गया, सिख लड़का है मदन लाल, वो उसको मिल गई। बाकी हमारी जो सीटें थी उसमें 1-2 एलएसएस आ गई या 2-3 और लड़के आ गए, बाकी सारी की सारी सीटें वेस्ट हो गई। वो किस वजह से?
अप्लाई नहीं Apply किया नहीं या किया। प्रॉपरली टेस्ट नहीं दिया। और एजुकेशन की लैकिंग। एजुकेशन नहीं मैडम, एजुकेशन की लैकिंग भी है डेफिनेटली है। जिनके पास एजुकेशन है उन्होंने भी अप्लाई नहीं किया। अप्लाई नहीं किया। अब हर किसी के पास एंड्रॉयड है, मोबाइल है, नेट है, हर चीज़ है, ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अप्लाई नहीं करते। जब वो डेट गुजर जाती है उस वक्त के बाद मेरे पास आते हैं कि सर क्या करें। क्या करें। लेकिन मैं फिर भी, ये भी मेरी एक खिदमत है कि मैं पास्टर एमरिक जो है उनके चर्च का मैं मेंबर हूँ। तो सबसे बड़ा आई थिंक सो पाकिस्तान में चर्च है, गैदरिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे होती है, तो मैं वहाँ पे अनाउंस करता हूँ। और उनका चैनल भी है, सारे वो ऑन एयर भी चलता है, बाकी जगहों पे भी बताता हूँ, अपने फेसबुक पे भी बताता हूँ कि यार अप्लाई करो, सीट्स आई हैं। उसके बावजूद भी लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जब अप्लाई नहीं करते हैं, जब अप्लाई नहीं करेंगे फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। मेरे अंकल हैं नासिर शौक उनका नाम है, वो भी स्टीम पावर से रिटायर हुए हैं। जिस वक्त मैं पढ़ रहा था तो आपको पता है थोड़ा बहुत तो हम भी इधर उधर डगमगा जाते थे, तो वो हमें ये एक आज भी मैं कोट करता हूँ कि बेटा अगर आपकी पॉकेट में बॉन्ड है तो आपको उम्मीद है कि आपका बॉन्ड लग जाना है। जिसकी पॉकेट में बॉन्ड नहीं है, जिसके पास बॉन्ड नहीं है, उसका बॉन्ड नहीं लगना कभी भी, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। इसका मतलब ये है कि जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी करके आप डिग्री ले लेंगे तो कभी ना कभी आपको जॉब मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। तो जब आपने डिग्री ही नहीं लेनी, आपने स्टडी ही नहीं करनी, तो फिर आप क्यों उम्मीद करेंगे कि आपको जॉब मिलेगी? डेफिनेटली नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। सर आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है, आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी हुनर के लिए, आप टेलर हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए भी एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल की जनरेशन को एजुकेशन किस कदर उसके साथ प्यार होना चाहिए और किस कदर उनको हासिल करनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है ये एजुकेशन। एजुकेशन के बगैर आदमी समझे अंधा है, उसे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं जब तक ये आजकल तो मैट्रिक वाला भी सफाई वाले लग रहे हैं। आम मॉल्स में आप चले जाएं जी। तो मैट्रिक किया तो क्या जी, अगे तो कोई और काम नहीं सी, मैंने यही करना था, कर लिया। लेकिन इससे आगे पढ़े और हुनरमंद बने। जब तक आपके पास हुनर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो सर क्या आपके शागिर्द हैं जिनको आप बाकायदगी से सिखा मेरे रहे हैं? तकरीबन कोई एकेडमी आपने बनाई है या वैसे घर पे उनको? नहीं, जब मैं बाहर काम करता था तो मेरे 35 के करीब शागिर्द थे। सबकी अलग अलग शॉप हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब से मैंने अब घर पे किया तो घर पे कोई शागिर्द नहीं है। घर पे मेरे 2 भांजे हैं और मेरा बेटा है, वो साथ काम करते हैं। तो उस लिहाज से खुदा ने हमें बहुत बरकता से नवाजा है और आज हम खुश हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदा, हम लोग एक आम से आदमी थे। बिल्कुल। वो वक्त भी देखा कि जब मेरे पास एक सूट होता था, तो जर्सी के भी पैसे नहीं होते थे। हमने अपनी चच्ची की शाल उतारनी और काम पे चले जाना, जाके दुकान खोल लेनी। और आज वो भी, हमारी माँ हमें कुछ भी कहे एक दफ़ा हम उसको करके देते हैं, क्योंकि उन्हीं की दुआओं से आज हम यहाँ तक पहुँच गए। और इस काम को मैंने जिद्दत पैदा की है। पूरी मार्केट में, फैसलाबाद में जहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप है ना, वो बताते हैं कि वो फयाज मसीह है जो 4 कोट एक दिन में बनाता है, वरना ये आम कारीगर 1 कोट बनाते हैं। और काफी ये मुश्किल काम है। काफ़ी मुश्किल काम। मैं लेकिन सुबह 6 बजे उठता हूँ, 7 बजे काम बंद करता हूँ, तो 4 कोट इजी बना के फिर मैं सो जाता हूँ। और ये खुदावंद ने आपके अंदर ये कारीगरी जो है आपके हाथों में रखी हुई है। खालिद साहब पहले शौकत फैब्रिक से कोट बनवाते थे, तो इनको किसी ने बताया कि आपके घर के साथ है, आप उनसे राब्ता करें। अब माशाल्लाह 11 साल हो गए मुझसे ही बनवाते हैं। प्रेज़ गॉड। और जितनी भी शर्ट्स होती हैं वो मेरी बनी पहनते हैं। और ये जितने पास्टर हैं, एमरिक साहब हैं, गोन पहनते हैं, स्टॉल पहनते हैं, वो सब मेरे बने ही पहनते। तो बड़ी ये खुदावंद की सरफराजी आपके लिए और बाइसे बरकत है कि आपको लोग जो है आपके काम को पसंद करते हैं, सराहते हैं। और आप अपने काम में बाकायदगी के साथ लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आपने जदीद दौर में ये नहीं समझा कि भाई ये अब मैं काम छोड़ दूं और मैं कुछ और कर लूं, अपना बिजनेस शुरू। तो ये मैं आपने इसको बिजनेस समझा और आगे खुदावन ने आपको सरफराज किया। बिजनेस समझा और ये अपनी ज़रूरत समझा कि इस दौर में रह के हमारी ये ज़रूरत है, ये करेंगे तो खाना आसान होगा, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल की जो नई न्यू जनरेशन है, मेरा उन्हें मैसेज है कि आप पढ़ें ज़रूर, लेकिन हुनर ज़रूर सीखें। हुनरमंद होना इनके बगैर आप अंधे हैं। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए किसी भी चीज़ जब तक ये नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कुछ
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं जी मैडम। कि जैसे घरों में अब देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्स आ रहे हैं, लोग परेशान हैं और अपने कुछ बेचारे हालात से परेशान होते हैं, घर की माहौल से, और फिर जब बिलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से परेशान होते हैं। किस तरह से हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कोई इकदाम तो यही है, क्योंकि यूज़ तो अब होना है, हर जगह यूज़ तो करना है। लेकिन मैंने दूर की बात किया, मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि मेरे घर में अब तकरीबन को 5-6 कमरे हैं। तो अब एक कमरा है जिसमें बैठे हुए हैं, उधर तो यूज़ हो रहा, तो होना चाहिए, बनता है, यूज़ होना चाहिए। अब जिस कमरे में बैठे भी नहीं है वहाँ पे पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लाइटें भी चल रही है, तो ये तो इसको मैं कहूँगा ये तो हमारी बेवकूफ़ी भी है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ा टूल है कि थोड़ी सी एहतियात करें। और उसके बाद आपने बिलों की बात की है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आपको पता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेट्स जो हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं। कुछ IMF का भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो रेट इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए स्लैब रेट के बारे में शायद आप लोगों को ना पता हो कि 100 जो है 100 यूनिट्स तक अगर हम यूज़ करेंगे जी। वहाँ तक स्लैब रेट और होता है, 200 तक और होता है, 300 तक और होता है। 700 के बाद जो होता है वो पीक पे चले जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करें कि जितना हमारा यूज़ है हम उसको नॉर्मल रखें, 100 से बिलो रखें या 200 से बिलो रखें, तो आपका नॉर्मल रेंज में आएगा। जैसे ही आप उससे ऊपर वाली स्लैब में जाते हैं तो आपको रेट जो है वो आगे अगली स्लैब का लग जाता है, तो जिसकी वजह से डिस्टरबेंस होती है। जी। एक तो ये है कि अपना यूज़ जो है वो प्रॉपरली करें, जहाँ पे यूज़ होना वो यूज़ करें, जी। और जहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा वहाँ पे आप थोड़ी सी एहतियात बरतें। जी। और उसके बाद ये जो स्लैब रेट का इशू है, इस स्लैब रेट को देखें कि जितना हम कर सकते हैं उतना ही करें। बिल्कुल। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है ऑनलाइन भी पड़ी हुई हैं कि 100 का कितना बिल आ सकता है, 200 का कितना आ सकता है, 300 का कितना आ सकता है। जी। तो आप अपनी यूज़ ही उतना रखें जितना आप पे कर सकते हैं। तो बाकी अगर ऐसा कहें कि कोई टूल होगा उसको कम करने का, ऐसा और कोई तो टूल नहीं है, बस सिर्फ ये है कि हम एहतियात है। समझदारी के साथ चलें मैडम। यूज करें सारी चीज़ों को। अगर घर में एसी है तो दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे कमरे की जो बल्ब हैं, लाइट्स जो हैं, आप उनको ऑफ करें। और इस तरीके का काम, ये तो बिल के ऊपर भी मेंशन उन्होंने अपने किया ऊपर होता डिपेंड है। करता है हाँ जी, मैडम, बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एहतियात से चल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक कमरे में कोई बैठा भी नहीं है तो वहाँ के पंखे लाइटें चल रही हैं, तो फिर बिल भी तो उसी हिसाब से ही आएगा। सर, इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको क्या आप शॉर्ट मैसेज देना चाहें? सबसे पहले अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। जब तो आपका माँ बाप आपके साथ है ना, तो कोई मंजिल दूर नहीं। प्रेज़ का। और अपने माँ बाप से ही सब कुछ आपको हासिल होगा। और अपने सीनियर की कदर करें, हुनरमंद बने, तो खुदा आपका हर रास्ता खोलता जाएगा। प्रेज़ गॉड। सर, आप इस वक्त जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम लोग सरफराजी चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बाइबल की एक छोटी सी आयत सुनाई है कि चूँकि तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे सरफराज करूँगा और मैं तुझे हर मुश्किल से, मुसीबत से जो है वो छुड़ाऊँगा। तो पहला दर्जा तो हमें खुदा को देना चाहिए, खुदा को टाइम दें। क्योंकि मैं ख़ुद सोचता हूँ कि कभी भी जब मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ डेली बेस पे, मैं कलाम पढ़े बगैर मैं नहीं निकलता हूँ। ये एक ब्लेसिंग है। अव्वल दर्जा खुदा को दें। उसके बाद ये है कि स्टडी जो है, स्टडी को आप प्रॉपरली जो है स्टडी आप हासिल करें। जितनी देर तक आपकी पॉकेट में बॉन्ड नहीं होगा आपका बॉन्ड नहीं लगेगा। मीन्स टू से कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, डिग्री नहीं हासिल करेंगे, आप कोई भी जो है वो आपको सरफराजी नहीं मिलेगी। तो स्टडी जो है वो लाजमी है, स्टडी लाजमी करें। उसके बाद एक और चीज़ कोट करता हूँ कि जो लोग किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका जो सुपीरियर है आपसे, आपका जो हेड है, आप उसको सुपीरियर माने। हमारे क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है कि सपोज़ करें कि अगर कोई बंदा मिनिस्ट्री, सपोज़ करें मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की है, कुछ लोग मेरे साथ अटैच हो गए हैं, मेरे साथ जब अटैच होंगे तो वो काम स्टार्ट करेंगे, काम सीखेंगे, तो वो कहेंगे कि बजाय यार हम अदनान को सपोर्ट करने के हम अपना ही काम क्यों ना स्टार्ट कर लें। कर सकते हैं, करना चाहिए, लेकिन जब तक आप उनके साथ अटैच हैं आप उनको सुपीरियर माने। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है
कि जब भी हमारे क्रिश्चियंस लोग आते हैं आपके पास ऑफिसेज में, अगर खुदा ने आपको अथॉरिटी दी हुई है उस काम करने की, तो आप उस अथॉरिटी को यूज़ करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे ऑफिसर से, जो भी सीटों पे बैठे, काफ़ी लोग आजकल बड़ी सीटों पे आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपकी मौजूदगी यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए बाइस बरकत है और बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया। और यकीनन नाज़रीन, आप किसी भी पोस्ट पे हैं, आप कहीं किसी भी जगह पे खुदावंद आपसे खिदमत ले रहा है, तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपनी खिदमत में जो है वो ईमानदारी, सरफराजी और वफ़ादारी के साथ खुदावंद के साथ चलें और उसमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करें। और दूसरी बात ये कि अपने जो आपके बहन भाई हैं, जो आप अपने अजीज़ों को देखते हैं, अपने मुआशरे में देखते हैं, अपने मोहल्ले में देखते हैं, अपनी फैमिली में देखते हैं, तो उनकी भी आप सपोर्ट करें, उनके भी साथ खड़े हों और यकीनन जो है फिर वो सरफराजी जो है वो डबल हो जाएगी, आपकी बरकत जो है वो डबल हो जाएगी। और यकीनन जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। यकीनन जब हमारे अंदर नूर होगा, तो वो जो मैंने स्टार्टिंग पे बात की थी कि उस नूर को हमने दूसरों तक उस रोशनी को लेके जाना है, तभी जो है हमारी ज़िंदगियां रोशन होंगी, हमारे ख़ानदान रोशन होंगे और हम बरकत पाएंगे। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे और मेरे गेस्ट को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।